धन्यवाद। और मैं सीधे अपनी बात में आता हूं क्योंकि समय काफी कम है। जैसे आज हमारा टॉपिक है कि बहुजनों के सम्मान, हिस्सेदारी और बराबरी के लिए आधुनिक लोकतांत्रिक व विकसित नए बिहार के लिए कास्ट सर्वे के आईने में बिहार बदलाव की चुनौती। कास्ट सर्वे तो हो गया, हम लोग करवा लिए। बहुजन इतना सजग रहा, इतने हम लोग हिम्मत किए, हम लोग का जो प्रयास रहा सफल रहा और इस देश में, कम से कम बिहार में एक कास्ट सर्वे हो गया। लेकिन कास्ट सर्वे के बाद जो आज है कि क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद एक चीज हुआ और बहुजनों की जो रिजर्वेशन थी, जो आरक्षण की सीमा थी, हम लोग जानते हैं कि वो बढ़ा के 65% की गई, लेकिन वो नहीं टिक सका। वो आज आपके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जब 50% के दायरे को तोड़ देता है तो वो टिक जाता है, और जब आपका 50 से जब वो 65 होता है तो वो आपका टिक नहीं पाता है। कारण क्या है? इस कारण को समझना ही सबसे जरूरी चीज है। रिंकू भाई ने शुरू में कहा कि जब हम इस कास्ट सर्वे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो एक तरीका है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो जो जितना नीचे है आज वो उतना ही पिछड़ा है। क्यों है ऐसा? क्या ऐसा है क्या कि जो आज की सरकार है, जो आरएसएस समर्थित बीजेपी की सरकार है, इस चीज को वापस लाना चाहती है, वर्णवाद को फिर से एस्टैब्लिश करना चाहती है? कभी इस तरफ सोचने की जरूरत है। और जब मैं बहुत सोचता हूं तो मुझे यही लगता है कि ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और सरकार चाहती है कि वर्णवाद की जो स्थिति थी कि किसान का बेटा खेत में रहे और ग्वाला का बेटा भैंस चराए, वही स्थिति को फिर से वापस लाना चाहता है। अब आप कहेंगे कि कैसे ये करना हो रहा है, कैसे आप कह रहे हैं इस बात को? तो समझिए, सामाजिक आंदोलन की जो लड़ाई शुरू हुई वो लड़ते 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 1990 के आसपास अपने चरम पे पहुंची और बहुजनों ने राजनीतिक ताकत प्राप्त की हिंदी बेल्टों में कम से कम। और उसके बाद जो ताकत प्राप्त हुई, जो सत्ता प्राप्त हुई, उसी ने बेसिकली आपके आर्थिक विकास और सामाजिक विकास का रास्ता खोल दिया। आर्थिक विकास किस तरह से हुआ? 90 में दो चीज हुआ। पहला जो हिंदी बेल्ट है उसमें बहुजन की सरकार आई, चाहे यूपी हो, बिहार हो, और दूसरा आपको मंडल कमीशन ने आरक्षण दिया। आज आप अपने दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए कि अगर आप आज आगे बढ़े हैं, अगर आपको हर गांव में 10-15 बैंक में, रेलवे में जो लोग मिल जा रहे हैं, जो कम से कम अपनी अगले जनरेशन को पढ़ा पा रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़े? वो आगे बढ़े हैं आपके रिजर्वेशन से। दूसरा, और कैसे आप आगे बढ़े? सत्ता आपके हाथ में आई, जहां पैसे का फ्लो है, ठेकेदारी, माफिया, बालू माफिया, ये माफिया, वो माफिया, वो सवर्णों से निकलकर आपके हाथ में आया और आपकी आर्थिक उन्नति भी होनी शुरू हुई। यही दो कारण है जिसके चलते 1990 के बाद बहुजन समाज ने आर्थिक रूप से कुछ तरक्की की। लेकिन याद रखिए, तभी आप कर पाए जब आप राजनीतिक रूप से आपने सत्ता प्राप्त की। 2014 के बाद क्या हो रहा है देश के अंदर? फिर से हमने अपनी गलतियों से फिर सत्ता वही हमने दे दी, और फिर 2014 के बाद जो उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी रूह कांपनी चाहिए। मैं बस कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में रखना चाहूंगा। रिजर्वेशन जिससे आप बढ़े हैं, उसको कमजोर करने का कौन सा प्रयास नहीं हुआ? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन से आपको नुकसान नहीं हुआ क्या? पहले आपके लिए 50% सीट ओपन था, जिसमें आपके बच्चे जा रहे थे 10%, लेकिन आज वो जो दायरा है, अब आपके पास सिर्फ 40% का ब्रैकेट है। तो 40% में आपके कितने बच्चे जाएंगे? 8%। आपको सीधा सीधा नुकसान 2% तो वही हो गया ईडब्ल्यूएस से। उसके बाद लेटरल एंट्री का प्रोविजन, लेटरल एंट्री से अब बहाली हो रहा है, प्रोफेसर का भी होने जा रहा है, और बात चल रही आईएएस का तो हो ही रहा है, आईएएस का हो रहा है, उसके बाद प्रोफेसर भी करेंगे, हम लेटरल एंट्री लेंगे। क्या ये तरीका? अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके रिजर्वेशन का फायदा क्या है? रिजर्वेशन को बाईपास करने की तैयारी।
ईडब्ल्यूएस के आने के बाद लेटरल एंट्री, ये आप ये देखिए, जो कहते हैं ना उसको कि इसके लड़के कम है, जिसको कहते हैं हम लोग एक शब्द है कि जैसे बैकलॉग के नाम पर, है ना, कि इसके इसमें खाली है सीटें, तो जो रिजर्वेशन का जो सीटें आ रही हैं वो आपके लिए कम आ रही है, जिसके लिए 27% रिजर्वेशन है और जिसके लिए 10% रिजर्वेशन है उसके लिए सीटें ज्यादा आ रही है बैकलॉग के नाम पर। तो और देखिए, इसके अलावा अगर हम बात इंटरव्यू में मार्क्स आप देख लीजिए ना, एक समय था कि यूपीएससी जैसे एग्जामों में हमारे बच्चे 40% तक जा रहे थे, 27% जा रहे थे रिजर्वेशन से, और जनरल में रिजल्ट लेके आ रहे थे हमारे बच्चे कम से कम 12 से 13%, जो बढ़ के हो जा रहा था कितना, 40%। लेकिन आज वो जो 40% था घट के आपका हो रहा है 32%, 33%। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू में हम कम नंबर देंगे तो आप जनरल में जा ही नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे आप? तो सवाल है कि हम ऐसे करके तरीके निकाल के जो आपके पास रिजर्वेशन है आपका, उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। और उसके ऊपर क्या, प्राइवेटाइजेशन। भाई आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो फिर तो आपको राशन देने की जरूरत ही नहीं। अब अगर पांडे जी का बेटा कंपनी खरीदेगा तो आप इस मुगालते में मत रहिए कि आपके बच्चे को उसमें नौकरी मिल जाएगी। मिलेगी भी तो वही, जैसे वर्ण व्यवस्था में आपको सबसे नीचे वाला नौकरी मिलता था, वही नौकरी आपको फिर वापस मिलेगी। तो इस खतरनाक स्थिति में जिस चीज से आप बड़े हैं उसको इस तरह से कमजोर किया जा रहा है, तो आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। दूसरा, एक इंटरनेशनल इनइक्वालिटी लैब का रिपोर्ट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूंगा और उसको समझना भी जरूरी है। वो कहता है कि पिछले 10 सालों में जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के समाज हैं, जिनके पास 100 में 20 रुपया हुआ करता था, वो आज कम के कितना हो गया, 10 रुपए। माने 10 रुपया हमारे हाथ से हर 100 रुपए में निकल गया। मतलब 90 से 2014 तक जो हमने प्रगति हासिल की थी, जो संपत्ति आई थी हमारे लोगों के बीच, वो अब निकल रही है, आपके हाथ से निकल रही है। कैसे निकल रही है? नोटबंदी आपको क्या लगता है, बड़ा सीधा सा पॉलिसी था? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। मैं एक जगह था, एक ब्लॉक में, और मुझे कुछ कहने का मौका मिला, मतलब मुझे देखने का मौका मिला था। मैं निकला था और ये था कि सरकार को धान खरीदना था। धान आप जानते हैं, हम लोग किसान के पास गए, बोले कि धान आप लोग बेचिए सरकार को। उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम सरकार को धान नहीं, क्या बेचेंगे सर, हम तो पहले ही बेच दिए। कहां बेच दिए भाई? तो नोटबंदी का उस समय दौर था। बोला कि सर पुराना नोट में लोग आया, जो रेट लोग दे रहा था बढ़िया, हमको दे रहा था 1400, तो हमको दे रहा था 1800, लेकिन नोट दे रहा था पुराना। नोट क्या दे रहा था? पुराना वाला नोट दे रहा था, हमको दाम ज्यादा दे रहा था, तो हम क्या किए कि सब वही लोग को बेच दिए। अब आप सोचिए, जिस देश में ये बात मोदी जी को पता नहीं थी क्या, कैसा हो सकता है कि जब तक सामान है पैसे से सामान खरीद लो, और जब नया नोट आ जाए तो क्या करो, सामान को बेच के पैसा अपने हाथ में कर लो। उसने क्या किया, पैसा पुराना नोट दे के धान खरीद लिया, और जब नया नोट आ गया तो धान बेच के क्या किया, नया नोट अपने हाथ में कर लिया। तो जिस देश में ऐसी स्थिति हो, क्या ये अर्थशास्त्री लोगों को पता ही नहीं था? तो याद रखिए, नोटबंदी से बहुजनों का कम से कम, मेरा आकलन है कि 20% पैसा हाथ से निकल गया, चाहे एक्सचेंज करने में, चाहे वो कमीशन खोरी हो, चाहे जैसे भी। आपको पता ही है कि जो बहुजन राजनीति करने वाली पार्टियां थी, वो सारी गरीब की गरीब होगी। दूसरा, आपको क्या लगता है, महंगाई जो बढ़ रही है, आपको क्या लगता है महंगाई से किसका पैसा निकल रहा है, और पैसा किसके पास जा रहा है? बड़े बड़े बनियों के पास। लंबे समय तक जो महंगाई है क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि आपके पैसे से, पॉकेट से पैसा निकले, और वो इस देश के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके हाथ में जाके पैसा जमा हो जाए। तीसरा मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये वो छोटा एग्जाम्पल समझना बड़ा जरूरी है। देखिए, आप ऐसा समझिए कि 1990 में जब इस देश की संपत्ति को आप देखेंगे, तो आप ऐसा मानिए कि 50% सरकारी संपत्ति थी, 40% जो संपत्ति थी वो सवर्णों के पास थी, फॉरवर्ड कास्ट के पास थी, और जो 10% संपत्ति थी वो बाकी सब लोगों के पास थी। लेकिन आरक्षण के चलते और शासन के चलते जो चेंज हुआ 2014 में, इस संपत्ति को अगर आप फिर से देखिएगा तो सरकारी संपत्ति 50 रुपया थी,
जो सवर्णों के पास 40 रुपया था वो कम के 30 रुपया हुआ, और जो हमारे पास है 10 से बढ़ के 20 रुपया हुआ। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या होगा? जो सरकारी संपत्ति 50 रुपया है वो किसके पास जाएगा? ओबीसी, एससी, एसटी जो भी बढ़ गए हो 30 साल में, और जो घमंड कर रहे हैं कि हम बड़ा ऊपर हो गए, मुगालते में नहीं रहे, किसी का औकात नहीं है कि कोई सरकारी कंपनी खरीद लेगा। ठीक है, तो नहीं खरीद पाएंगे तो वो सरकारी जो संपत्ति 50% है किसके पास जाएगा? वो जाएगा आपके सवर्ण क्लासों के पास। जब उसके पास ये 50 रुपया चला जाएगा, 30 रुपया उसके पास अपना है, जब 80 रुपया उसके पास हो जाएगा और आपके पास रहेगा 20 रुपया, अब क्या उखाड़ लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाइएगा, मैं बता रहा हूं। तो समय जो है बहुत जागने का है, और मैं जल्दी समेटूंगा इसको। तो ये सब समझ लीजिए, लेकिन पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, विदेशी कर्जा 155 करोड़ 50 करोड़ सरकार ने लिया है। 150 करोड़ जब पैसा मार्केट में घूमेगा ना, तो जीएसटी अगर 18% है ना, तो 27 करोड़ रुपया, 27 लाख करोड़ रुपया हर साल कलेक्ट होना चाहिए टैक्स का। कलेक्शन हो रहा है आपका 8-9 करोड़। मतलब क्या है? जो पैसा विदेशी नाम पे लिया जा रहा है वो काफी पैसा करप्शन में जा रहा है, वो पैसा कहीं जाके रुक रहा है, समझे? क्योंकि 18% जीएसटी है। अगर 1 लाख घूमेगा तो 18,000 आना चाहिए ना टैक्स। अगर 1 लाख रुपया हाथ बदलेगा, हम सामान कर दे, तो मेरे पास 18,000 आना चाहिए 1 लाख में, क्योंकि 18% जीएसटी है। तो 150 लाख करोड़ रुपया अगर एक बार हाथ बदलेगा पूरे देश में, तो कम से कम 27 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन होना चाहिए टैक्स का। लेकिन हो रहा है कितना? 9 लाख करोड़। तो जो पैसा कर्ज के नाम पे आ रहा है विदेशों से, वो रुक कहां रहा है? अगर आप एनालिसिस करेंगे, हो सकता है, मैं बता रहा हूं, वो पैसा भी वही जा रहा है। स्थिति काफी खराब है। अग्निवीर योजना है, देखने में आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं अब उसमें जाने से थोड़ा डरने लगे, नहीं जाते। आपके बच्चे नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? अगर सवर्णों के बच्चे चले गए, याद रखिएगा, इस देश में गैंग खड़ा हो जाएगा। गैंग खड़ा हो जाएगा, और जब गैंग खड़ा हो जाएगा ना, आपके पैसे बंदूक के दम पे छीन लिए जाएंगे। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। और बस मैं लास्ट में 1 मिनट में कहूंगा क्या करना है आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग? तो पहला चीज कि देखिए, हेलो, जो बौद्धिक लोग हैं हमारे, और जो बहुत लोगों को लग रहा है कि अब सही होना चाहिए, देखिए वो आपको समझ रहा है बहुजन, आपको समझ रहा है बड़ व्यवस्था, आप नीचे हैं, तो वो आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं कि बौद्धिक है। अभी थोड़ा उसको संभाल के एकजुट होके वोटिंग करने की जरूरत है। राजनीतिक ताकत की आपको। दूसरा देखिए, एक बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों का जो राजनीतिक शाम तक वहाँ भी 4 बजे पहुंचे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में हम लोग मुद्दा बनाने में नाकाम रहे हैं। हमारी राजनीति जो कर रहे हैं लोग, वो मुद्दा बनाने में नाकाम रहे। क्यों? राम मंदिर बना, ठीक, राम मंदिर जब बना, लोगों ने जिसके पास दिया नहीं था उसको बांटा, हर घर में दिया बांट के हर घर में दिया जलवाया गया, तेल बांट के जलवाया गया। लेकिन आपने 50% से 65% किया, तो क्या आपने गांव में कोई प्रोग्राम भी किया? आपने लोगों को जोड़ा इस कार्यक्रम से कि भाई आज हमारे गांव में आज जो है हमारी जीत है, आज हमारी जीत हुई है, जो हमारा 50% जनता को बढ़ के कितना हो गया? 65% हो गया। आइए हम लोग कम से गांव में एक जुलूस करें, हम लोग आज खुशी मनाएं। आपने किया? आपने आम जनता को अपने साथ जोड़ा? नहीं जोड़ा। तो देखिए, हमारी राजनीति के करने के तरीके में काफी कमी है। हमको मुद्दा बनाने की ताकत पैदा करनी होगी। जब अगर आप मुद्दा बना देते उसको उस तरह से, हर गांव में एक फंक्शन करवा देते कि हमारी आज जीत हुई है, तो जब हटा था तो उतना ही बड़ा आंदोलन आपके गांव से खड़ा हो सकता था। तो मैं ये कहूंगा कि ये सब कमियां हैं जिस पे आगे काम करने की जरूरत है। बाकी समय मेरे पास बहुत कम है, बोलना बहुत था। चलिए, धन्यवाद।